तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन साउथ कोरियन मिनी हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है मिडनाइट हॉरर 6 डिफरेंट नाइट्स। यहाँ पर 6 अलग अलग कहानियां हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हैं। अलग अलग जॉनर्स आपको देखने को मिलेंगे, सुपरनैचुरल मिलेगा, हॉरर मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगी और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने में काफी बढ़िया लगने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस सीरीज को लेकर जो भी आपका फीडबैक होगा आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और आपकी सीरीज के अंदर कौन सी फेवरेट स्टोरी रही है उसका भी नंबर मेंशन कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पहले एपिसोड के अंदर हम देखते हैं बुक नियो नाम की एक लड़की को जो कि एक अकेले आइसोलेटेड कैबिन के अंदर एक बूढ़े अंधे व्यक्ति का ख्याल रखती है। बुक नियो को लगता है कि वो आदमी अंधा नहीं है और देख सकता है और उसने महसूस किया है कि वो आदमी उसको हमेशा घूरता है। अब ये सब बातें वो चर्च के प्रीस्ट को बताती है क्योंकि चर्च मिनिस्टर की ओर से ही उसे उस कैबिन के अंदर उस ब्लाइंड मैन का ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किया गया था, जहाँ पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग सिस्टर्स पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं। बुक नियो बताती है कि रात में लाइट्स बंद होने के बाद उसने कई बार किसी को उसके रूम के अंदर आने की कोशिश करते हुए महसूस किया है। हालांकि प्रीस्ट उससे ये पूछते हैं कि क्या वो आदमी रूम में आया था, जिस पर वो मना कर देती है। अब प्रीस्ट उससे कहते हैं कि वो उस ब्लाइंड मैन का ख्याल नहीं रखना चाहती, इसलिए ऐसा सोच रही होगी और जो उसने महसूस किया है वो सब भ्रम है और वो आदमी सच में अंधा है और जो वो सोच रही है वो सिर्फ उसका शक है जो कि अपने आप में एक सिन है। तो वो उस पर शक ना करे जिस पर उसे यकीन नहीं होता। यानी कि बुक नियो को अभी भी यही लग रहा था कि वो आदमी अंधा है। अब कैबिन के अंदर आने पर वो हमेशा उस आदमी के ऊपर नजर रखती है, उसको चेक करती है कि वो अंधा है भी या फिर सिर्फ नाटक कर रहा है। और हर रात उसके रूम की वॉल पर उसको एक होल मिलता है जिसके अंदर उसके अकॉर्डिंग कोई उसको छुप कर देखता है। अब ऐसे ही 8 रातें बीत जाती हैं और हर रात का एक होल, यानी कि वहाँ पर 8 होल आ जाते हैं और अब वो अपने पास एक नाइफ रखने लगती है अपनी सेफ्टी के लिए। एक रात उसे बाहर से कुछ आहट सुनाई देती है। वो डोर ओपन करती है लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब वो रूम में देखती है तो उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कि अपने आप गायब हो जाता है और अब तक वो बहुत डर गई थी। एक रात अब लाइट्स बंद होने पर उसे बाहर से चलने की आवाजें आने लगती हैं। वो बाहर देखने जाती है और वो उस ओल्ड मैन के रूम के डोर तक पहुंचती है और यहाँ डोर लॉक्ड था। तो वो एक होल बनाकर वहां पर देखती है, यानी कि जो उसके साथ में कोई कर रहा था सेम चीज वो करने लगती है, लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं दिखता। लेकिन अंदर से ओल्ड मैन उसकी एक आंख के पास में नाइफ मार देता है। अब वो डोर ओपन करता है और बुक नियो ने लैंप पकड़ा हुआ था तो वो उसकी तरफ लीन हो जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अंधा नहीं है और वो उसे स्टैब करके खत्म कर देती है और अगले सीन में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाकर ठिकाने लगा देती है। रात को अब प्रीस्ट वहां पर आते हैं उससे मिलने के लिए। वो उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं और दोनों उसके रूम तक जाने लगते हैं, जहां पर आने पर बुक नियो देखती है कि उसके डोर पर कोई भी होल नहीं था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। अब तभी अचानक से ही लाइट फ्लिकर होकर बंद हो जाती है, जिससे कि प्रीस्ट लाइट्स को चेक करने जाते हैं और अब बुक नियो अपने पास में कुछ फील करती है, जिसके साथ ही उसके पास एक लालटेन लेकर कोई आता है, जिसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर इस कहानी के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली तो ये कि बुक नियो के डर ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया, जिससे उसने एक निर्दोष को खत्म कर दिया और अब वो एक हॉरर ट्रॉमा में हमेशा जिएगी, या फिर वहां पर वाकई में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी थी जो कि इन दोनों को ही परेशान कर रही थी, जिसके चलते इनमें से कोई ना कोई एक दूसरे में से किसी को खत्म कर दे, जिससे कि उसको एक सैक्रिफाइस मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति था उसके साथ भी सेम चीज हो रही थी जैसा कि बुक नियो के साथ में था। अब यहाँ पर ऐसा हुआ होगा शायद से कि डीमन के चलते बुक नियो ने डर कर उस ओल्ड मैन को गलत समझ लिया और खत्म कर दिया। और इसी से जुड़ी हुई एक और थ्योरी ये कहती है कि शायद वो ओल्ड मैन मरने के बाद में अपना रिवेंज ले रहा है, जो कि वो हमेशा से लेना चाहता था बुक नियो से, यानी कि उसको तंग करना चाहता था, उसे परेशान करना चाहता था। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद से बुक नियो को कोई दिमागी बीमारी होगी जिसके चलते ये सब हो रहा होगा। दूसरी कहानी है किम हे ओक की, जो कि एक निटिंग एक्सपर्ट है और हैंडमेड डॉल्स बनाकर अपनी अर्निंग करती है। अब एक दिन उसके पास किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है कि उसे 100 डॉल्स बनानी है और उन डॉल्स को बनाते हुए उसे एक चैंटिंग करनी होगी, जिस पर पहले तो किम ध्यान नहीं देती, लेकिन आगे एक और मैसेज आता है कि उसे इसके लिए 500 मिलियन वॉन्स मिलेंगे, जो कि उसकी डॉल की प्राइस से कई ज्यादा था और वो इस बात पर मान जाती है।
अब उसके पास में एक पार्सल आता है जिसके अंदर कुछ सामान था और वो अजीब से मास्क लगाए हुए लोग उसके घर पर कुछ बॉक्सेस छोड़ जाते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर डॉल्स बनाने का सामान था और बॉक्स के अंदर एक टेप रिकॉर्डर था, एक पेपर था जिसके ऊपर स्पेल लिखा था और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसको ये सारी गुड़िया इसी स्पेल को बोलते हुए बनानी थी। उसे हर चीज को रिकॉर्ड भी करना था, यानी कि जब वो डॉल बनाना शुरू करे तब उसे बोलना है कि उसने शुरू कर दिया है, जब डॉल्स फिनिश हो जाएं तब उसे बोलना है कि डॉल्स बन चुकी हैं और बनाते टाइम पूरा वक्त उसे वो स्पेल बोलना ही है। और अब उसके अकाउंट में अचानक से पैसे आ जाते हैं जिसके साथ ही वो अपना काम भी शुरू कर देती है। उसके पास में ये डॉल्स बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए टाइम लिमिट के हिसाब से वो डॉल्स को बना देती है, लेकिन अब तक वो बहुत थक चुकी थी और स्पेल उसके दिमाग में घूमे जा रहा था। और एक काफी खतरनाक चीज होती है कि एक गुड़िया को बनाते टाइम उसका खून उस गुड़िया के ऊपर लग जाता है और वो गुड़िया उसको अपने अंदर समा लेती है। तभी उन डॉल्स की डिलीवरी लेने वही दो अजीब मास्क पहने हुए व्यक्ति आते हैं जो कि गलती से एक दूसरा बॉक्स वहीं पर गिराकर चले जाते हैं। किम उस बॉक्स को देखती है तो उसके अंदर किसी वीवीआईपी के लिए इनविटेशन था, एक रिमोट था जो कि टीवी पर काम नहीं कर रहा था और किम इन चीजों को साइड में रख देती है। अब रात में वो सो रही होती है और उसे तभी किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उसके पास में कोई बॉक्स तो नहीं रह गया और असल में वो उस वीवीआईपी वाले बॉक्स के बारे में ही बात कर रहा था। लेकिन किम उसे बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बताती और कॉल कट कर देती है। तभी वो उस बॉक्स के बारे में सोचने लगती है और टीवी ऑन करती है क्योंकि उस वीवीआईपी वाले कार्ड पर रात का टाइम दिया गया था और टीवी पर होम शॉपिंग शो आ रहा था जिसके अंदर दो होस्ट होते हैं और वो उन डॉल्स की सेल कर रहे होते हैं 250 मिलियन वॉन्स पर, यानी कि एक डॉल 250 मिलियन वॉन्स की बिक रही थी। और ये गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं थी बल्कि उससे यहाँ पर वूडू डॉल्स बनवाई गई थी, यानी कि इसके साथ में धोखा किया गया है। 500 मिलियन वॉन्स देखकर वहां पर 250 मिलियन वॉन्स में एक को बेचा जा रहा था। ये सब देखकर तो किम के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन तभी शो के अंदर वो एक आदमी को लेकर आते हैं और उस वूडू डॉल को इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शंस दिखाने लगते हैं। उसका नाम और पूरी डिटेल्स एक कर्स पेपर पर लिखा जाता है जो कि इसी डॉल के साथ सबको मिलेगा। इस कर्स्ड पेपर को उस डॉल के ऊपर लगा दिया जाता है और अब वो डॉल को जैसा भी हिट करते हैं, पिन करते हैं और कट करते हैं, उस पर्सन के साथ वही सब कुछ होता है। ये सब देखकर किम बहुत डर जाती है और अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है जो कि उसकी बात नहीं मानती और अब वो पुलिस को कॉल करके उस शो के बारे में बताने लगती है। लेकिन शॉकिंगली उस शो के होस्ट इस चीज से इंटरप्ट हो जाते हैं और टीवी के अंदर से ही उसे घूरने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। खैर वो कहते हैं कि आज उन्हें किसी ने परेशान कर दिया और वो शो को वहीं रोक देते हैं और उस आदमी को खत्म कर देते हैं उसकी डॉल को कट करके। और इन वूडू डॉल्स को लेने के लिए कहीं पर कॉल वगैरह नहीं करना था, असल में इन्विटेशन बॉक्स में जो रिमोट आया था तो उस पर बटन प्रेस करने से ही वो डॉल उनको मिल जाती, यानी कि ये जो बॉक्स था वो वीवीआईपी वाला वो किम के लिए था ही नहीं और फिलहाल ये गुड़िया चुनिंदा लोगों को ही मिल रही थी। अब किम इससे बहुत डर चुकी थी कि तभी उसकी हालत खराब होने लगती है और उसके घर पर वही मास्क पहना हुआ व्यक्ति आता है जिसके हाथ में किम के नाम की वूडू डॉल थी और अब वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब अगली रात किम की दोस्त उसके घर पर आती है और वो वही टीवी देखती है जिसके अंदर उस शो के अंदर इस बार रूम के अंदर किम थी जिसकी वूडू डॉल से उसको टॉर्चर किया जा रहा था और उसे पहचान कर किम की दोस्त हेल्प के लिए कॉल करती है और तभी होस्ट उसको देखने लगते हैं, यानी कि इससे पहले जो व्यक्ति वहां पर आया था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो यहाँ पर शायद से उसने भी इनको ऐसे ही डिस्टर्ब किया होगा। खैर तभी वो होस्ट ये कहते हैं कि आज भी सेम एड्रेस से उन्हें किसी और ने परेशान कर दिया है और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि अब अगला नंबर किम की दोस्त का था। अब देखो शायद से यहाँ पर ये जो होस्ट हैं वो डीमंस हो सकते हैं या फिर किसी पावरफुल सोसाइटी के लोग होंगे जो कि इन वूडू डॉल्स को बनवाते हैं, उनको सेल करते हैं कुछ लोगों को, यानी कि पावरफुल लोगों को जो कि इनके अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं और किम जैसे ही बेचारे लोगों के ऊपर इनको टेस्ट किया जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सारी चीजें लाइव शो के ऊपर आ रही थी, लेकिन इसका एक्सेस भी हर किसी के पास में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किम को तो इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं था, लेकिन वो बॉक्स उसके पास में रह गया और क्यूरियोसिटी के चलते उसने ऐसा कर दिया और इसका नतीजा क्या हुआ, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तीसरा एपिसोड है जिन क्यों की कहानी का, जहां पर हम उसको एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के पास में देखते हैं जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए अथॉरिटी ने उसको बुलाया था और वो इस बॉडी को पहचान लेती है और बोलती है कि ये उसकी बहन इयोन की बॉडी है और वो बॉडी पानी में डूबी हुई मिली थी एज इयोन ने खुद को खत्म किया था और उस बॉडी की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। इन सब के बाद में जिन अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसे हर वक्त इयोन की बॉडी के बुरे हॉन्टिंग विजन्स आते हैं जिनसे वो काफी डर जाती है। अब वो एक लाइफ काउंसलिंग सेंटर में काम करती है जहाँ पर उसे वो लोग कॉल
कॉल कर सकते हैं जो कि अपनी लाइफ से परेशान है और खुद को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त कंट्री में बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे थे जब इंसान हार कर खुद को खत्म कर देता है। अब जिन अपने ऑफिस जाती है और उसकी खुद की लाइफ काफी स्ट्रगलिंग थी। वो फाइनेंशियली तो स्ट्रगल कर ही रही थी, साथ ही साथ उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कतें थी। अब ऑफिस में उसकी नाइट शिफ्ट थी और उसकी पार्टनर अपने शिफ्ट पूरी करके वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद में जिन की माँ का उसे कॉल आता है जो कि उससे ये कहती है कि आज इयोन की डेथ एनिवर्सरी है। उसकी माँ यहाँ पर बस इयोन के बारे में ही बात करती है, जिससे जिन उस पर काफी गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने हमेशा उसके बारे में ही सोचा है। खुद जिन भी लाइफ में परेशान रहती है लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। अब तभी उसे कुछ रैंडम कॉल्स आने लगते हैं, जिसके बाद उसे एक लड़की का कॉल आता है जो कि खुद का नाम इयोन बताती है। इस कॉल से वो थोड़ी डर जाती है और तभी हम उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर इयोन जब जिंदा थी तो उसकी सर्जरी में जिन के बहुत पैसे लग रहे थे और वो काफी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। इयोन की अब अपनी बहन से बहस हो जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि जिन तो चाहती ही है कि वो मर जाए, लेकिन जिन इस बात पर काफी गुस्सा करके कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन हम एक रात जिन को इयोन के पास आता हुआ देख पाते हैं जब वो सो रही थी और जिन उसके पास नाइफ लेकर आई थी और उसके मुंह के पास नाइफ रखकर वो ये बोलती है कि हाँ, वो यही चाहती है कि इयोन मर जाए। खैर अब प्रेजेंट टाइम में इयोन उसको हॉन्ट करती है और अब वो खुद को एक बेड पर बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर उसकी बहन का भूत आकर उसे खत्म कर देता है। या फिर शायद से ये उसका थोड़ा बहुत सपना था, या फिर शायद से ये उसका खाली नाइटमेयर था। अब अगले दिन जिनकी पार्टनर ऑफिस आती है तो उसे यहाँ पर फ्लोर पर एक ब्लैक लिक्विड डला हुआ मिलता है। मीन्स की इयोन का भूत यहाँ पर रियल था और वो यहाँ पर आई तो थी लेकिन उसने जिन को नहीं मारा, क्योंकि अगले ही सीन के अंदर हम जिन का SOS पर कॉल आता हुआ देख पाते हैं, जो कि एक रिवर पर खड़ी हुई थी और वो ये कहती है कि उसकी बहन उसे कॉल करती है और वो पागल हो चुकी है। और हम समझ पाते हैं कि जिन ने खुद को खत्म किया है और उसे ऐसा करने पर इयोन के ही भूत ने मजबूर किया था, सेम वैसे ही जैसे कि इयोन को मरने पर खुद जिन ने मजबूर किया। और स्टार्टिंग में यही सीन था, यानी कि जिन की बहन खुद को खत्म नहीं करना चाहती थी लेकिन जिन ने उसे मजबूर किया और अब इयोन का भूत सेम चीज करता है, जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब चौथी कहानी शुरू होती है सू हेयोन से, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर में नाइट शिफ्ट करती है। असल में उसको एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, जिसके लिए वो ट्यूशंस भी लेती है और यहाँ पर काम करके पैसे जोड़ती है। और स्ट्रेंजली वहाँ पर उसे एक वीक काम करने के बहुत ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब स्टोर में अलग अलग लोग आते हैं, इनके ऊपर AI एनेबल्ड कैमरा से नजर रखी जाती है। और एक रात स्टोर में एक अजीब सा आदमी आता है जो कि सिर्फ एक चेरी लेता है, जिसकी पेमेंट करते टाइम सू हेयोन उसके हाथ को नोटिस करती है, जिसके ऊपर ढेर सारे बाल थे और उसका चेहरा भी अजीब जानवर जैसा था। वो डर कर इमरजेंसी बटन को दबाती है और वो आदमी अपना मास्क हटा देता है, जिसका चेहरा भेड़िए जैसा था, और वो सू हेयोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डर कर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो पुलिस वहां पर आती है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं बताती। और अब पुलिस के जाने के बाद में उसकी बॉस वहां पर आती है, जो कि बहुत ही अजीब सी महिला है। वो उसे अपने साथ उसके ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर ढेर सारे फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर थे और यहाँ पर उसकी बॉस अलग अलग लोगों का फेशियल एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो सू हेयोन से थोड़ी बहुत बात करती है और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ऐसे अजीब फेस वाले लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि सू हेयोन के फेस से वहाँ पर खींचे चले जाते हैं। और उसकी बॉस सू हेयोन को इसलिए ही इस्तेमाल कर रही है और इसलिए वो उसको काफी अच्छे पैसे देती है। लेकिन वो उसके फेस की बुराई भी करती है कि उसका फेस अच्छा नहीं है। उसकी बॉस का ये कहना था कि उसका चेहरा गुड और बैड का एक मिक्सचर है और जिस प्लेन में वो होगी वो क्रैश हो जाएगा। अब सू हेयोन उसकी इस बात से काफी परेशान रहने लगती है और एक दिन स्टोर में कोई होमलेस मैन आता है, जो कि खाने का एक बॉक्स फ्री में लेने की कोशिश करता है और उसे ओपन करके देखता है, लेकिन उसके अंदर एक आदमी का चेहरा होता है और इसके अंदर वही आदमी था जिसका भेड़िया जैसा चेहरा था। अब वहाँ पर उसकी बॉस आकर पहले तो उस आदमी को खत्म करती है और सू हेयोन इससे बहुत ज्यादा डर चुकी थी, तो वो काम छोड़ने का बोलती है, लेकिन उसकी बॉस इस चीज के लिए मना कर देती है। और अब सू यहाँ पर बचकर भागने लगती है और ये कहती है कि वो उसके फेस को मिस फॉर्च्यून का फेस ना कहे। उसकी बॉस अब उसके फेस को बिगाड़ने ही वाली होती है, लेकिन सू भागकर एक रूम के अंदर छुप जाती है, जिसे बाहर से उसकी बॉस लॉक कर देती है। और अब वो उससे बात करने लगती है और बताती है कि चेहरे से बहुत सी चीजें बदली जा सकती हैं और उसने अपना फेस खुद यहाँ पर वॉइस वगैरह सब कुछ बदला है। अब तभी हम देखते हैं कि सू की बॉस का असली चेहरा निकल कर आता है, जिसके अंदर बहुत सारी आंखें थी। तभी सू, जो कि बेहोश हो गई थी, उसे अपने फ्लाइट अटेंडेंट वाले फ्यूचर
फ्यूचर के सपने आते हैं जो कि तुरंत ही टूट जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी बहुत सी आंखों वाली बॉस खड़ी हुई थी जो कि शायद से अब उसको खत्म कर देगी, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो शायद से वो बॉस कोई डीमन था या फिर कोई ऐसा मिस्टीरियस क्रीचर है जो कि इंसानों के बीच रहकर उनको हंट करती है और एक एक करके सबके फेस से खुद के फेस को, बॉडी को ह्यूमंस के जैसा उनके लायक बना रही है, या फिर ये कहें कि अपने असली चेहरे को छुपा रही है ताकि वो उनके बीच में रहकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करती रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रही होगी ताकि वो लंबी जी पाए, यानी कि कोई पागल साइंटिस्ट होगी जो कि खुद के जेनेटिक्स को बदलना चाहती है। अब पांचवी कहानी है मे की, जो कि एक जापानीज शेफ है और कोरिया में रहती है, जहां पर वो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है, साथ ही साथ फूड की होम डिलीवरी भी करती है। मे के रेस्टोरेंट के बाहर उसे अक्सर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि हमेशा या तो बाहर से उसे देखता रहता है या फिर स्टोर बंद होने के बाद अंदर आता है। अब वो आदमी तो यहाँ पर था ही, एकदम हार्मलेस लग रहा था, लेकिन मे की मेन दिक्कत कुछ और थी। असल में उसके खाने की एक ऑनलाइन कस्टमर होती है जो कि रोज रेस्टोरेंट बंद होने से पहले खाना ऑर्डर करती है और रोज ही उस खाने को बहुत बुरा रेट भी करती है, जिससे कि मैं काफी परेशान रहती थी। और ये रेटिंग्स इतनी जरूरी इसलिए होती हैं क्योंकि फॉरेन के अंदर अक्सर लोग रेटिंग्स वगैरह देखकर ही कहीं पर जाते हैं। खैर यहाँ पर वो अकेली रहा करती थी, जिसको अक्सर उसकी माँ कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लिया करती। साथ ही साथ उसकी एक दोस्त भी होती है जो कि उसके पास कभी कभार टाइम स्पेंड करने आ जाया करती थी। अब मे के जो और कस्टमर्स होते हैं ना, उनको भी खाना उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, हालांकि इतना बुरा भी नहीं था कि वो उसको इतना गंदा रेट कर दे, और मे के कहने पर वो उसे हमेशा अच्छी रेटिंग्स ही दिया करते थे क्योंकि उसकी हालत उतनी ठीक नहीं थी। अब चीजें यहाँ पर ठीक ठाक चली रही होती हैं और एक दिन में नोटिस करती है कि उसके नेबरहुड में अपार्टमेंट नंबर 613 में जो लड़की रहती है वो वही कस्टमर है जो कि रोज खाना ऑर्डर करके खराब रेटिंग्स देती है, और मैंने एक दो बार उसकी हल्की सी झलक भी देखी थी। अब एक दिन शॉप पर उसकी लाइट्स खराब हो जाती है और वो वहाँ पर किसी को देखती है जो कि लाइट्स आने पर गायब हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। उसकी दोस्त अब उसके पास आकर उससे कहती है कि उसे उस कस्टमर को सबक सिखाना चाहिए, और वो रोज कहती है ना कि खाना कचरे जैसा है, तो एक बार वो उसे वाकई में गंदा खाना ही भेज दे, और मैं वैसा ही करती है। अब एक ऑर्डर आता है जिसके अंदर नोट था कि इस बार अच्छा खाना बनाना, और वो इस बार ऑर्डर का खर्चा ही भेज देती है और वो थोड़ी रिलैक्स भी होती है। खैर अब अगले दिन उसकी फ्रेंड बताती है कि न्यूज में किसी लड़की की फूड पॉइजनिंग की खबर चल रही है, और क्या ये वही लड़की तो नहीं है, तो मैं चेक करती है और उसके अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जाती क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वहां से कोई उस पर नजर रखता है। अब अगली सुबह पुलिस ऑफिसर उसके अपार्टमेंट आकर उससे फॉर्मल पूछताछ करती है, जिसमें उसको पता चलता है कि उसके नेबर में जो लड़की रहती थी ना, उसकी बॉडी मिली है और वो 1 हफ्ते पहले ही मर चुकी है, जिससे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि 1 हफ्ते से ही तो वहां से ऑर्डर्स आ रहे थे। वो शॉप पर जाकर अपनी फ्रेंड से इसके बारे में बात करती है और ये भी डिस्कस करती है कि वो भूत तो नहीं है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि उसने शॉप पर अंधेरे में कोई साया देखा होगा और वो भूत नहीं था और वो परेशान ना हो। अब अगले सीन में मैं अपने अपार्टमेंट में थी और अपनी दोस्त से बात करके सोने चली जाती है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आते हैं, और मैसेज फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का था जिसमें उसका ऑर्डर डिलीवर होने वाला था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसने कोई भी चीज ऑर्डर नहीं की थी। अब अपार्टमेंट की अचानक से ही लाइट्स चली जाती हैं और उसके सामने उसकी उसी नेबर का भूत आता है, जो कि असल में वो आदमी था जो कि शुरुआत में उसके ऊपर नजर रख रहा था, और वो फीमेल रूप में उसकी नेबर के घर के अंदर ही छुपा हुआ था और खाना वही रोज ऑर्डर किया करता था। और जब मैंने कचरा भेज दिया तो वो गुस्से में आ गया और उस पर अटैक करने आता है, और वो उस पर अटैक कर भी देता है। अब अगले सीन में हम मे के अपार्टमेंट पर फूड डिलीवर होता हुआ देख पाते हैं, जिसे वही फीमेल ड्रेस्ड आदमी पिकअप करता है। और अब ये कहानी फिर से शुरू होगी और मे जैसे यहाँ पर नई विक्टिम बन गई थी, जैसे कि उसकी नेबरहुड के साथ में हुआ था। और अब यहाँ पर मे की दोस्त की भी जान को खतरा था क्योंकि वो यहाँ पर मे से मिलने आया करती थी, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखो, ये आदमी शायद से कोई ना कोई साइको किलर होगा जो कि गर्ल्स को मारकर उनके जैसे ही तैयार होकर उनके ही घर में रहता था, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी इविल स्पिरिट वगैरह का चक्कर है। आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर ये कोई किलर ही है जो कि लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था। तो अब हम आ जाते हैं इस मिनी हॉरर सीरीज की आखिरी कहानी पर। तो छठी कहानी शुरू होती है एक कॉलेज गर्ल को दिखाते हुए जो कि रास्ते से अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे सब जगह लगे हुए मिसिंग पोस्टर्स दिखते हैं, जिसके अंदर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिसर मिसिंग था। अब तभी हम देखते हैं सुइन को, जो कि सेम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में एक ऑफिसर है, और उसे एक फैसिलिटी में अलार्म रिंग होने का मैसेज आता है, जहाँ पर जाकर वो चेक करती है तो उसके आसपास हम कुछ मास्क पहने हुए लोगों को उसके ऊपर नजर रखते हुए देख पाते हैं। अब सुइन उन लोगों
लोगों को देख लेती है और चेक करने जाती है तो उसे एक ऑफिसर की बॉडी मिलती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन उसका कांटेक्ट उनसे नहीं होता। अब वो बचकर भागती है, लेकिन वो लोग उसको घेर लेते हैं और वो उनसे लड़कर उन्हें मारे उससे पहले ही वो लोग उसको रोक देते हैं। और असल में ये उसकी ही टीम के लोग थे और टीम लीडर थे जो कि उसके साथ ही प्रैंक कर रहे थे। अब वो लोग बैठकर मस्ती मजाक करने लगते हैं और यहाँ पर वो लोग उसी मिसिंग ऑफिसर के बारे में बात करते हैं जो कि सडनली गायब हो गया और किसी को उसका कोई ट्रेस तक नहीं मिला। सभी लोग कहते हैं कि वो बैक रूम्स में चला गया, जिस पर बाकी के लोग कहते हैं कि बैक रूम्स जैसी कोई चीज नहीं होती, सब फालतू बातें हैं। उस ऑफिसर ने असल में इंश्योरेंस फ्रॉड किया होगा, क्योंकि अक्सर मिसिंग केसेस में इंश्योरेंस में नहीं मिल जाता है। अब कुछ देर बात करके वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और स्विन अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। वो अपनी माँ से थोड़ी बहुत बात करती है और फिर उस पुलिस ऑफिसर के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो अबैंडन्ड बेसमेंट से गायब हुआ था, जिसका कोई भी ट्रेस, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई एग्जिट या फिर एंट्री मिली ही नहीं। अब वो बैक रूम्स के बारे में सर्च करती है तो बैक रूम्स असल में एक अर्बन लेजेंड है, जो कि रैंडम रूम्स की एक मेज होती है, यानी कि एक भूल भुलैया होती है, जहां पर जाने के बाद कोई कभी वापस ही नहीं आता। और जब कोई वापस नहीं आता तो वहां पर आने वालों के साथ में होता क्या होगा, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब कुछ ही देर के बाद में उसे किसी फैसिलिटी में अलार्म रिंग होने का मैसेज आता है और वहां पर जाती है तो वहां का ऑपरेटर, जो कि किसी ऑफिसर की फाइल देख रहा था, वो स्विन के आने से डिस्टर्ब हो जाता है और उसे अंदर जाकर चेक करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती और चेक करने के लिए चली जाती है। अब वो एक कमरे के अंदर जाती है उसे चेक करने के लिए, जिसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो आगे जाती है तो डोर्स लॉक रहते हैं और जहां पर उसको ये लगता है कि शायद से फिर से किसी ने उसके साथ मजाक किया है, और वो टीम लीडर को कांटेक्ट करती है, जो कि खुद उस ऑफिसर की फाइल देख रहा था, और वो उससे कहता है कि जहां पर वो गई है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक रूम नहीं है, जिसको सुनकर वो परेशान हो जाती है और उनका कांटेक्ट भी टूट जाता है। टीम लीडर इन सब से काफी परेशान हो जाता है और कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके एक अजीब बात पूछता है कि उनका ऑर्डर मेस्ड अप क्यों हो गया, जिस पर कंट्रोल रूम ऑपरेटर भी रिप्लाई करती है कि उसे नहीं पता, यानी कि यहाँ पर स्विन को आना ही नहीं था। उस रूम के अंदर जो ऑफिसर था असल में उसको वहां पर जाना था, लेकिन यहाँ पर स्विन ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। तभी हमें स्विन को दिखाया जाता है जो कि उन रैंडम रूम्स की मेज के अंदर खो चुकी थी, मीन्स वो बैक रूम्स में फंस चुकी थी और ये कोई अर्बन लेजेंड नहीं बल्कि रियल था। और अब वो खुद ही हिम्मत खो देती है, जिसे किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है, और अब वो अपनी मदर और ब्रदर के लिए अपने बॉडी कैम पर एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है कि शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगी, और अब उसके ऊपर वो मॉन्स्टरस आवाज अटैक कर देती है और बूम। इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आखिरी एपिसोड में हुआ क्या होगा, तो बैक रूम्स असल में एक रियल अर्बन लेजेंड होगा, जिसके अंदर कोई मॉन्स्टर, डीमन या फिर क्रीचर रहता होगा, जिसको फीड करने के लिए वो सिक्योरिटी एजेंसी के हायर ऑफिसर्स लोगों को भेजते हैं। और पहले उन्होंने उस ऑफिसर को भेजा था जो कि मिसिंग हुआ, फिर वो दूसरे ऑफिसर को भेजने वाले थे, लेकिन गलती से स्विन वहां पर पहुंच जाती है और उस चीज का शिकार बन जाती है। मेरे ख्याल से ये धरती को बचाने के लिए होगा, या फिर ये कोई डिमोनिक या फिर डेविल कल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मिडनाइट हॉरर 6 डिफरेंट नाइट सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साउथ कोरियन मिनी हॉरर सीरीज पसंद आई होगी। इसके अंदर ढेर सारे जॉनरास की चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, लाइफ, मिस्ट्री एटसेट्रा। पर्सनली मुझे ये मिनी सीरीज काफी अच्छी लगी। रीजन ये है कि इसके जो एपिसोड्स हैं वो काफी छोटे हैं, जैसे कि आधे घंटे के। और कई बार होता यह है कि सीरीज को लंबा दिखाने के लिए आप काफी ज्यादा बोरिंग एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड कर देते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए